सदा न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं वॉशिंगटन से आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता दिनों एक तसादुम, क्लैश या एक छोटे पैमाने की जंग हुई, जिसके बाद दो अब सीज फायर की सूरत हाल है। दोनों जानिब से सीज फायर है। हमारे साथ इस वक्त तो भारत से मौजूद हैं एक मुमताज सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब राहुल लाल साहब। हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त भारत में इस सूरत हाल में जो अब बनी हुई है, क्या रद्द अमल है, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। खास तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो जो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है उसने काफी कुछ गेन किया है। इस पर क्या भारत में बीजेपी ने और वजीर आजम मोदी साहब ने गेन किया है या लूज किया है? इसलिए कि बैन अवी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे ये अंदाजा होता है कि शायद रूलिंग पार्टी वहां लूज कर रही है। आप बताइए हकीकत में सूरत हाल क्या है? देखिए कमर अब्बास साहब, भारत में अगर हम लोग देखें ये जो पूरा घटनाक्रम चला ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के हमले से लेके आज तक के घटनाक्रम में, और जिस तरह से 6 और 7 मई के आसपास 6 और 7 मई के मध्य रात्रि में जो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस समय अगर हम लोग देखें तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है प्राइम मिनिस्टर की, वो काफी बढ़ी हुई थी। और वो हालांकि उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह से 10 मई को अचानक से सीज फायर की घोषणा होती है, और वो घोषणा भी भारत के तरफ से ना होके, पाकिस्तान के तरफ से भी ना होके, जिस तरह से ट्रंप साहब करते हैं अपने एक्स के पोस्ट के माध्यम से, तो उस समय वो चीजों को लेके जो है कि कहीं न कहीं जो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता है या सरकार जो एक राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को बड़े मुद्दे को लेकर चल रही थी, तो वो वाला मामला कहीं न कहीं उन्हें धक्का पहुंचा है। उस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं एक नुकसान की स्थिति बनी है उस पॉइंट पे। अगर वो चीज ना होता, अगर अमेरिका के उपस्थिति में चीजें ना होती, कुछ अलग ढंग से होता, अगर ट्रंप शायद पर्दे के पीछे से ही रहते, वो पब्लिकली सामने में नहीं आती, तो स्थितियां अलग होती। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 1999 का जो कारगिल वाला लड़ाई है, उस जमाने में भी मीडिया में काम किया, तो उस समय के न्यूज रूम को भी देखा। और अभी भी जो मीडिया की स्थिति है, जो भारत को और विशेषकर भारतीय लोगों के बीच में जो मीडिया के लिए एक सेक्शन के लोग गोदी मीडिया यूज करते थे, उसके ऊपर बड़े पैमाने पर मुहर लग गई। क्योंकि 8 मई के रात पे जो बड़े बड़े टीवी चैनलों ने जो हेडलाइन चलाया कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, अब पाकिस्तान के इतने शहर तबाह हो गए, लाशों के ढेर लग गए, वो बिल्कुल कुछ ऐसे न्यूज़ेस चले बड़े बड़े चैनलों पे जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक का राहुल कोई साहब, मैं संदेश नहीं। इस मुद्दे पे मैं भी बाद में आता हूँ। थोड़ा सा हम जरा अभी उस क्लैश की सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। ये बताइए कि जो इंटरनेशनल मीडिया खबरें दे रहा है, जाहिर है मुहाज़ जंग पर ना आप गए हैं ना मैं गया हूँ। सूरत हाल बहुत जाके हमने ना मैंने देखी है ना आपने देखी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ दे रहा है उससे ये अंदाजा होता है कि भारत को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। क्या हकीकत है ये, या ये कि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त तो बाइस अंदाज में भारत के हवाले से खबरें दे रहा है? हमें लग रहा है कि देखिए सैनिक मिलिट्री तौर पे तो नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पे भारत एक नुकसान की स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए लगातार तमाम तरह की चीजों को जो स्रोत इधर उधर से दूसरी, हालांकि भारत में सही खबरें क्या हैं जिस तरह से, इसलिए मैं मीडिया के उस पॉइंट पे था कि 99 के कारगिल युद्ध के समय में जब करते थे, तो उसमें यह चीज होता था कि सहाफी से कोई एक गड़बड़ी भूल चूक से भी ना हो, पूरे दुनिया की नजर निगाहें आपके ऊपर है। तो जो मीडिया का काम करने का तरीका था और जो अभी का तरीका है, वो दोनों फंक्शनिंग में बड़ा अंतर आया है। तो लेकिन फिर भी जिस तरह से दावे बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल मीडिया में हो रहे हैं, उस प्रकार से सैन्य रूप से, मिलिट्री रूप से तो नुकसान की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान भी अपने दावे भारत के प्रति बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, और भारत भी पाकिस्तान के प्रति अपने दावों को बढ़ा चढ़ा के कर रहा है। वो दावे पे विश्वास करना तो मुश्किल चीज है, नुकसान की स्थिति वैसी नजर नहीं आ रही। लेकिन भारत को जो मैं नुकसान देख पा रहा हूं, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी के स्तर पे, उन जगहों पे, कई जगहों पे जो है कि कुछ नुकसान की स्थितियां जरूर जो है कि दिखाई दे रही है।
क्योंकि इसके पहले तक हम लोग तमाम ऐसे स्थितियों में अगर हम लोग देखें, इस प्रकार की जब स्थितियां उत्पन्न होती थी, तो दुनिया के कई सारे बड़े देश बड़े फ्रंट पे खुल के भारत के समर्थन में हुआ करते थे। मोदी जी ने अपने 2014 से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने दुनिया भर के दौरे पे लगातार, यहाँ पे घरेलू राजनीति में उसकी भी चर्चा होती है कि वो देश में कम होते हैं, विदेश में ज्यादा होते हैं, और उनके कि वो कितने ज्यादा खर्चा करते हैं उस विदेश दौरों के। लेकिन जो रिजल्ट होना चाहिए, वो रिजल्ट जो इस प्रकार की परिस्थितियों में आना चाहिए, वो कहीं कहीं इस दरमियान में वो समर्थन नजर नहीं आए। यानी अच्छा, मैं असल में इसी अगर हम लोग सिलसिले देख, को जरा सा आगे बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल ये करूंगा कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है वो ये है कि उसके एक जानिब पाकिस्तान है, दूसरी जानिब चीन है, बांग्लादेश है। इन तमाम ममालिक के ऊपर उनके साथ ताल्लुकात की नौयत के हवाले से अगर देखा जाए तो भारत इस वक्त आइसोलेशन में नजर आता है। आप क्या कहेंगे, क्या ये हकीकत है कि भारत इस वक्त तो रीजन में आइसोलेशन की पोजीशन में है? आइसोलेशन तो ज्यादा कठोर हो जाएगा, लेकिन आइसोलेशन जो पहले स्थितियां थी सभी पड़ोसियों के साथ, जो हम लोगों ने देखा है मनमोहन सिंह की सरकार में, मुझे अभी भी याद है कि भारत नेपाल के संबंध होते थे, वो बड़े शानदार संबंध थे। भूटान तो कभी पता ही नहीं चलता था कि वो विदेश का हिस्सा है या विदेश का हिस्सा है। नेपाल कभी पता नहीं चलता था कि वो, बहुत सारे भारतवासी तो जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो नेपाल आते थे जाते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था। लेकिन इनके संबंधों में पिछले 10-11 वर्ष जो बीते हैं 2014 से 2025 के दरमियान में, पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है कि उस स्तर पे नहीं है। अब बांग्लादेश का संपूर्ण प्रकरण ले लीजिए। बांग्लादेश में जो है कि वहां पे इतनी भरोसेमंद सरकार होती थी, लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस वहां पे आए, उनके साथ संबंधों में भी कितनी तल्खियां चल रही हैं। और चीन के साथ विशेषकर अगर देखा जाए कि जो पूरा घटनाक्रम घटा, लद्दाख के समक्ष जो वहां से जो चीजें घटी, तो चीन के साथ भी रिश्ते जो है कि वो सहज नहीं हुए, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये कई अलग अलग स्थितियां, अलग अलग ऐसे हिस्से दिख रहे हैं जहां पे कि पड़ोसियों के साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं। तो उस दृष्टि से जो समर्थन पड़ोसियों के साथ तो छोड़ दीजिए, अगर मान के चलिए कि जो हम लोग भारत के जो सबसे पुराना परंपरागत मित्र सोवियत संघ या आज का रूस कह लीजिए, उसके तरफ से भी अगर हम लोग देखें, दो घटनाक्रम मैं याद दिलाता हूं दर्शकों को। एक तो 2008 का एक घटनाक्रम जिसमें कि ताज पे मुंबई में हमला हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि उसमें ओबामा जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, खुल के उन्होंने अमेरिका का कंडेम किया था। दुनिया के अलग अलग देशों ने अमेरिका को उसमें आतंकवादी देश माना था, खंडन किया था। लेकिन अगर इस लड़ाई, इस घटना के बाद अगर हम लोग देखें अभी, तो खुद ट्रंप कह चुके हैं कि ट्रंप के बयान को अगर देखें, तो ट्रंप खुद के कहते हैं कि भारत भी एक ग्रेट नेशन है और पाकिस्तान भी एक ग्रेट नेशन है। यानी भारत और पाकिस्तान को बराबरी की जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं। ये चीज भारत के लोगों को बड़ी चुभी है, जिससे भी बातचीत करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी हैं, उनको भी हजम नहीं हो पा रहा है कि ये स्थितियां कैसे हो गई हैं फॉरेन पॉलिसी में। तो ये, लेकिन ये चीजें हुई और हमें लग रहा है कि कहीं कहीं सुषमा स्वराज के पीरियड तक फॉरेन पॉलिसी फिर भी सही चल रही थी। लेकिन जब से सुषमा स्वराज जी हटे और एस जयशंकर आए और प्रधानमंत्री मोदी खुद ही उसमें काफी ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे, उनके हस्तक्षेपों के बाद जो भारत का एक संतुलन बना हुआ होता था, चाहे वो सुपर पावर के साथ चाहे वो पड़ोसियों के साथ, वो दोनों संतुलन कहीं न कहीं भारत का बिगड़ा है। अच्छा, वो अब मुझे संतुलन में कहीं अपना कहीं कमी ये नजर आई। सवाल रीफ्रेज करने दीजिए। मेरा अब सवाल आपसे ये है कि क्या भारत में अपोजिशन ने इस सूरत हाल को मेटेरियलाइज किया है, कुछ गेन किया है उन्होंने इस सूरत हाल से जो इस वक्त तो बैन अवी सतह पर नजर आ रही है भारत और पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, हमें लग रहा है कि अगर विपक्ष की रणनीति को देखें बिल्कुल तटस्थ निष्पक्ष ढंग से, तो देखिए अगर हम लोग को 5 साल पहले के घटनाक्रम पे जाना पड़ेगा, 2019 के पुलवामा के मामले के ऊपर। तब विपक्ष या राहुल गांधी या कुछ भी चीज अगर कहते थे सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेके, तो जनता उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन अभी इस समय अगर हम लोग ध्यान दें, तो एक तो विपक्ष ने बड़ी सावधानी रखी है, जब से ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई या फिर उसके पहले भी, तो एक देश एक एकजुट एक यूनिटी में नजर आ रहा है। लेकिन जो सीज फायर का पूरा घटनाक्रम हुआ, और वहां पे कहीं कहीं विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू किया, और उस मुद्दे पे कि क्या उस समय सीज फायर होना आवश्यक था, और होना आवश्यक भी था तो उसकी घोषणा भारत या पाकिस्तान से होनी थी, अमेरिका से क्यों होनी थी।
और फिर जो ट्रंप के लगातार जो राष्ट्रपति ट्रंप के जो लगातार बयान आए, और वो उसने कहीं से भी बीजेपी को संभलने का मौका नहीं दिया, जो विपक्ष आरोप लगाता था उन आरोपों के ऊपर कहीं कहीं पुष्टि होते हुए देखिए। अभी अगर भारतीय आप मीडिया में देखें, सोशल मीडिया में विशेषकर, मैन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी। वहां तो अभी भी ये चीजें हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता बिल्कुल आसमान और शिखर पे पहुंच चुकी है। लेकिन अगर जमीनी तौर पे देखें तो अभी सोशल मीडिया पे वही चीजें वायरल हैं जो आरोप कभी एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी जी मनमोहन सिंह के ऊपर लगाते थे। वो लगातार कहते थे कि सीमा पर जो है कि कमजोरी नहीं है, कमजोरी दिल्ली में है, कि दिल्ली जो है वो अमेरिका के सामने में मैनेज हो जाता है। वो चीजें वायरल हो रही हैं, और अब परसेप्शन ये चीज है कि कहीं कहीं अमेरिका के दबाव में तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इस कारण से कहीं कहीं जनता में नाराजगी, और कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के भीतर भी एक नाराजगी की स्थिति। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है राहुल साहब कि जब भारत को बकौल भारतीय मीडिया के और भारतीय अहदेदारों के अपर हैंड हासिल था, बढ़तरी हासिल थी, तो भारत सीज फायर पर राजी क्यों हुआ? यही सवाल यहाँ पे विपक्ष लगातार पूछ रहा है, जो कि 10 मई के दिन जो शाम 5 बजे अचानक से वो घोषणा होती है कि सीज फायर लागू हो जाता है। तो इसको देखिए, इसको लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो जो चीजें हैं, जो आपका सवाल है, वही सवाल यहाँ पे सामान्य जनमानस के मन में भी है कि हम लोगों की स्थिति काफी मजबूत थी, और काफी मजबूत स्थिति में फिर पाकिस्तान के अगर 2-3 मुद्दे जो लोगों के बीच में है कि देखिए, नौसैन्य अगर आतंकवादी जो टेररिस्ट के अड्डे थे उसी के ऊपर अगर अटैक किया गया, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि भारतीय सेना ने खुद 22 स्थानों का चयन किया था, तो फिर 9 स्थानों के बाद ही क्यों जो है कि वो सीज फायर कर लिया गया? अगर आप बढ़त में ही थे, चीजें सब कुछ उपयुक्त थी, तो वो 22 के 22 पे होने चाहिए थे। और तब आप देखिएगा, इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या एक रास्ता निकाला। रास्ता अमर साहब, उन्होंने ये चीज निकाला कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर को अब समाप्त, अभी अभी उसको पोस्टपोन किया गया, कुछ अल्पकाल के लिए ब्रेक दिया गया, पॉज लिया गया है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो आया है, वो भारतीयों के इसी भावना के कारण से लाना पड़ा है कि जब लक्ष्य पूरे नहीं हुए, आपके 22 टारगेट थे, तो आप उसमें से 9 टारगेट स्थल को ही आप अपने पूरा कर सके, तो फिर 12 क्यों छूट गए आपके आंकड़ों में से? ये सवाल है, और इसी सवाल के कारण से, और यहां पे जनरल परसेप्शन ये है कि कहीं न कहीं अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। सामान्य जनता जनमानस ये चीज मान रही है, और फिर मोदी जी के ऊपर वही आरोप लग रहे हैं जो आरोप वो कभी मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर लगाया करते थे। जी। देखिए अच्छा, अब सवाल, यहाँ पर राहुल साहब, यहाँ पर जो की वर्ड है वो है पोस्टपोन। सीज फायर जो है, इसके लिए भी आपने खुद भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो क्या आप ये समझते हैं बहैसियत एक तजज़ियाकार के और एक तजर्बेकार सहाफ़ी के कि क्या भारत दोबारा तैयार होकर और अपने नुकसानात को पूरा करके जल्द या बदेर दोबारा इस कार्रवाई को शुरू करेगा? क्या क्या परसेप्शन है वहां पर? नहीं, अभी देखिए, इस प्रकार की स्थिति सरकार की तरफ से कहीं नजर नहीं आ रही है कि सरकार अभी त्वरित तौर पे जल्द से जल्द जो है कि कुछ इस तरह का कोई कदम उठाने जा रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके तमाम अगर बयान देखें, तो वो कुछ 2-3 मामलों पर टिके हुए हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बड़ी चीजें ऐसी होती है, तो वो कार्रवाई की जाएगी, या फिर अभी जो उनका मुख्य ध्यान है, जो चीजें कही मतलब जा रही है ऐसी कि चीज करवाना कोई मुश्किल तो नहीं है, पाकिस्तान करे या ना करे कोई भी कर सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है नहीं, पाकिस्तान ही मैं तो करे। आपको ये कह रहा हूं, जी। नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं दूसरा चीज कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंडस, देखिए सरकार के एजेंडा में क्या है कि वो अभी देखिए, अगर जो तमाम स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चीजें कही जा रही हैं लगातार, और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि बिल्कुल हम पानी रोक देंगे। उसमें रोचक चीज यह है कि 2016 में एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया था 2016 में, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ही करवाया था वो गठन, मोदी जी ने ही गठन करवाया था। 16 से 25 का समय आ चुका है, वो हाई पैनल कमेटी ने क्या सिफारिशें दी, क्या रिपोर्ट दी, वो आज तक सामने में नहीं। तो उस जमाने में भी ये चीज भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हम पानी रोक देंगे, और वो स्थितियां ऐसी कि उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए या कुछ भी चीज होना चाहिए, 2016 के बाद से ऐसा कोई विशेष निर्माण भी नहीं हुआ है वहां पे। तो अब आप सोच के देखिए कि जो इस प्रकार की घोषणाएं हैं, अचानक से आप कभी पानी छोड़ते हैं, कभी बंद करते हैं, लेकिन भारत को 30% पानी का अधिकार मिला हुआ है उसमें, वाटर का। सवाल तो यह उठता है कि उस 30% में भी कितना परसेंट पानी भारत रोक सकता है?
व्यवहार में प्रैक्टिकल में 7-8% से ज्यादा पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, जो कि 30% कैपेसिटी के भीतर की परसेंटेज का बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वो चीजें ऐसी हैं कि वो तमाम बातें जो कही जा रही हैं, हमें लग रहा है कि वो उसका जमीनी यथार्थ से बहुत कुछ जो है कि उसका लेना देना नहीं है उसका। मतलब तो पानी इसलिए न अभी रोकना वर्तमान में भारत की मजबूरी है, वो रोक के उसको अफोर्ड नहीं कर सकता उसको रोकना। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निर्माण ही नहीं किया गया है अभी तक। जो मौजूद पानी नहीं, जी रोकने के लिए जी जो जी। इंफ्रास्ट्रक्चर वो अभी मौजूद नहीं है। और वो 2016 में उसके लिए बड़े लंबे चौड़े दावे 2016 में किए गए थे सरकार के द्वारा। तो 16 से 25 तक में तो अभी कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आया, तो जमीन पे क्या काम होगा उसमें। बिल्कुल। अच्छा, आप थोड़ा सा बात करते हैं मीडिया के रोल की। जाहिर है कि आप इसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं और मैं भी इसी शोबे से ताल्लुक रखता हूँ। जब हमने देखा इस क्लैश में, तो दोनों जानिब से मीडिया की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, बड़े बलंगुबदांग बांग दावे थे। पाकिस्तान के बारे में अगर मैं कहूं तो इतना नहीं, लेकिन भारत का जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसने तो तमाम लिमिट्स को क्रॉस किया है। कराची पर भी कब्जा करवा दिया, कराची पोर्ट भी तबाह करवा दिया, इस्लामाबाद और लाहौर को भी तबाह कर दिया। तो क्या मीडिया एथिक्स बिल्कुल वहां पर उन पर अमल नहीं होता है? ये हुआ क्या है आखिर? ये मीडिया को हुआ क्या ऑल ऑफ ए सडन इस हद तक को मुबालगा आ रहा है, क्यों? ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुआ है, जो मीडिया का ये हरास हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है। वो हमें लग रहा है कि 2014 से अगर आप देखें तो इस जगह पे पहुंचने में मीडिया को 11 वर्ष लगे। यही मीडिया अगर आप मनमोहन सिंह के पीरियड में देखते तो उस समय ये मीडिया की कहानी अलग होती थी। मीडिया सत्ता से सवाल पूछा करती थी उस समय। आज मीडिया जो है वो अब केवल और केवल अपोजिशन से सवाल पूछती है। आज आज सत्ता जो रूलिंग पार्टी है उनसे संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये लंबे पीरियड में ये चीजें हुई है। तभी मैं बता रहा था कि जो कारगिल की लड़ाई के समय में जो रिपोर्टिंग होती थी उसमें जो माहौल होता था कि कहीं कोई एक खबर गड़बड़ न चली जाए, तो वो एक ध्यान रखा जाता था। और आज स्थिति तो ये है कि कहीं कहीं वहां से एक पतन की ये स्थिति बनी। और अब आप सोच के देखिए कि एक तरह से मिनिस्ट्री को, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्हें भी कई बार जो है कि गाइडलाइन जारी करनी पड़ गए उन्हें। तो कई अलग अलग मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी जारी हुए उस दरमियान में। और दूसरी तरफ जो अश्विनी वैष्णव है, मिनिस्टर है, वो मीडिया की तारीफ भी कर रहे हैं। तो अलग अलग मंत्रालयों का ही अगर इस मीडिया के प्रति रिस्पॉन्स अगर इसी गवर्नमेंट में देखा जाए तो उनके रिस्पॉन्स भी अलग अलग किस्म के हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो मीडिया, जो मुख्य रूप से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी असर है। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर भी वो प्रभाव रखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। तो जो मेन स्ट्रीम में चल रहा होता है फिर कहीं कहीं वो चीजें फिर सोशल मीडिया पे भी आपको दिखनी प्रारंभ हो जाती है। काफी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो भारत के, तो वो दोनों चीजों को, सोशल मीडिया को भी प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। ये हमें लग रहा है कहीं कहीं सरकार के जो, वो एक जो मीडिया का जो काम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट अपने दर्शकों को सही जानकारी देने का काम, अब वहां पे जो वो ड्यूटी है वो कहीं कहीं सरकार का महिमा मंडन करने में, उनका उनको कैसे बढ़ा चढ़ा के उनको प्रस्तुत किया जाए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान है इन चीजों पे। तो ये एक बड़ी समस्या का विषय वस्तु बन रहा है। हालांकि तो मतलब आप इन समझते हैं कि जो सबसे अतिरिक्त, मॉरल इथिक्स हैं जर्नलिज्म के, वो अब वहां पर उन पर अमल नहीं हो रहा है? देखिए जो मॉरल एथिक्स पे अमल करने वाले लोग हैं वो अब यूट्यूब पे हैं, वो सोशल मीडिया पे ही है। हालांकि उनको भी पसंद करने वाले भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। तो इसलिए जो सोशल मीडिया आपको दिखेगा वहां पे आपको अलग अलग सभी रंग आपको मिलेंगे। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से प्रभावित वाला रंग तो मिलेगा ही, लेकिन जो इथिक्स वाला रूप रंग है वो भी वहां पे आपको मिलने की संभावना है। तो वो उसके लिए कुछ लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किए। लेकिन मुख्य चीज ये है कि जो गवर्नमेंट क्या चाहती है और गवर्नमेंट के चाहने के अनुसार जो है मीडिया ने जो अपने आप को बदला है, ये एक समस्या की स्थिति है यहाँ। मतलब आपके कहने का मतलब ये, अगर मैं सही समझा हूं, कि गवर्नमेंट जो है, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है और उसका इन्फ्लुएंस कबूल कर रहे हैं। वो तो हाँ, गवर्नमेंट उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। अब आप देखिए इसी बीच में कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस जो कि तटस्थ होकर सही न्यूज देने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाने की कोशिशें भी हुई इस दरमियान में। हालांकि वो बाद में जो है कि वो कोर्ट के ऑर्डर से या फिर अलग अलग प्रभावों से सरकार को अपने स्टेप वापस लेने पड़ गए।
जैसे आप देखेंगे द वायर के ऊपर जो है कि उनको ब्लॉक करने के प्रयास हुए, तो वहां पे इंडिपेंडेंट ढंग से चीजें जा रही थी, और भी कई दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म है, उनको प्रभावित करने के प्रयास हो रहे थे। तो मैं सोशल मीडिया में जो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे भी दो धड़े हैं, एक तो जो सरकार समर्थन वाला, और एक है कि जो न्यूट्रल वाला हिस्सा भी है, जो कि पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में ही काम कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो अलग अलग अपने यूट्यूब पे या अलग अलग सोशल मीडिया चैनल पे ही जो है कि वो मौजूद है अभी। तो उनसे भी सरकार को दिक्कत है, और सरकार उनके ऊपर भी कहीं कहीं दबाव बनाने की कोशिशें करते हुए नजर आती आने वाले दिनों का आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आइंदा हफ्तों में या महीनों में ये रिलेशन जो है सीज फायर के तहत कुछ बेहतरी की तरफ माइल होंगे, या जो हॉस्टिलिटीज हैं वो कायम रहेंगी और उनमें इजाफा होगा? क्या समझते हैं आप मौजूदा हालत में? देखिए, मौजूदा हालत जो हमें दिखाई दे रहा है कि अभी तो वर्तमान में हमें लग रहा है कि थोड़े घटनाओं को छोड़ दिया जाए, एक शांति की स्थिति बनी हुई रहेगी। ये देखिए, आज हालांकि भले ही पाकिस्तान के जो है कि की तरफ से आया है कि ये सीज फायर 18 मई तक के लिए ही है, लेकिन जो पूरे भारत और पाकिस्तान को बहुत क्लोज से देखने के बाद मुझे जो तस्वीर नजर आ रही है कि ऐसा नहीं है कि अभी कोई बहुत बड़े पैमाने पे इसमें कुछ परिवर्तन होने वाली स्थितियां मुझे नजर आ रही है। हमें लग रहा है कि चीज कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों ही तरफ से देखिए कदम को जो है कि अब पीछे रखने की कोशिशें दोनों तरफ से ही होंगी, क्योंकि इनके तरफ से आपको याद होगा कि उड़ी के बाद जो है कि इनके तरफ से स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा के बाद भी स्ट्राइक हुआ था, उसके तुलना में इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। तो अब और उसका जो लाभ ये लेने का प्रयास कर रहे थे, वो लाभ भी जो है कि वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो पूरे कदम थे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से को आप उसमें इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि निकट भविष्य में आगे चल के दोनों देशों के जो नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कुछ ऐसा कदम लेने जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं शुरुआती हिस्से में कह रहा था, कि आप सोच के देखिए कि एक जमाने में रूस रूस को अगर हम लोग देखें, वो मजबूती के साथ हर समय पे जो है कि कश्मीर के मामले पे भी अगर आप देखें, हर दूसरे तमाम मामलों के ऊपर उसने यूएन में कितने ही मामलों पे जो है कि 6 बार वो वीटो कर चुका है भारत विरोधी प्रस्तावों के ऊपर। इस बार अगर रूस के बयान को भी अगर देखा जाए, तो उन्होंने बिल्कुल भारत पाकिस्तान दोनों को बराबर की अहमियत दी। उन्होंने क्लियरली कहा कि दोनों देश जो है कि मिलकर रहे, हमारे पार्टनरशिप दोनों देशों के साथ है। ये रूस का बयान रहा। आप अगर चीन को देखें, चीन भी खुल के जो है वो चीन के साथ आता हुआ दिखाई दिया। तो हमें लग रहा है कि ये कहीं कहीं इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट के, उनके लिए भी एक आई ओपनर वाली स्थिति है कि उनको फॉरेन पॉलिसी को केवल अब एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है या मोदी जी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। वहां पे कहीं कहीं जो ट्रेडिशनली उसके पहले जो भारत की विदेश नीति होती थी, पुराने सरकारों में जिस तरह से चलती थी, उसी ढंग से फिर से नए ढंग से उस पूरे मामले को रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। और ये एक जरूरत यहां से ये चीजें भी क्लियरली दिखाई दे रही। अच्छा, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली गेन किया है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कुछ बेहतर नजर आई है आपको? पाकिस्तान के मामले पे मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान कश्मीर के मामले का हमेशा से अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में विश्वास रखता रहा है। वो अलग अलग दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उस मामले को जो है कि वहां के लोग उठाते हुए रहे। लेकिन अगर भारत की पॉलिसी को देखें, तो वो कश्मीर मामले के इंटरलाइज जो उसको बहुत ज्यादा वो केवल भारत और पाकिस्तान के भीतर ही उसके ऊपर द्विपक्षीय चर्चाएं हो, बायलेटरल जो है कि उसके ऊपर टॉक्स हो, क्योंकि वो 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है उसके आधार पे, या फिर लाहौर एग्रीमेंट उसके आधार पे। लेकिन आप सोच के देखिए कि जिस प्रकार से ट्रंप साहब जो खुल के कहते हैं कि भाई हम तो जो है कि उसमें उस मामले का भी हम सुलझाने के लिए बैठे हुए हैं, 1000 साल से पुराना मामला है। तो ये हमें लग रहा है कि कहीं कहीं भारतीय हितों के दृष्टि से उपयुक्त नहीं, या पाकिस्तान के दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त नजर आ रहा है वो। तो ऐसे कई सारे टूल्स हम लोग देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में, जहां पे कि जो भारत की नीति है वो सही ढंग से काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। और ये केवल इसी मामले पे नहीं है। हम लोग अगर रोजमर्रा के समय में पहले से जो पॉलिसी चल रही होती है, मैं लगातार इन मामलों पे लिखता भी रहा हूं, बोलता भी रहा हूं, डे वन से 15 16 17 से एक तरह से अलार्मिंग वेल में बजाता रहा हूं कि जो सरकार की फॉरेन पॉलिसी है उसमें बड़ी खामी है। उसमें क्या है कि उसमें मूल काम कम हो रहा है, दिखाने के काम ज्यादा हो रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दूं कि मनमोहन सिंह कभी भी नेपाल की यात्रा पे नहीं गए। वो 2004 से 14 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, वो नेपाल का विजिट उन्होंने एक बार भी नहीं किया था।
लेकिन 4 से 14 के दरमियान में भारत नेपाल संबंध बड़े शानदार थे। मोदी जी नेपाल कई बार जा चुके हैं, लेकिन भारत नेपाल संबंध अभी जिस रूप में रहे, इनके कार्यकाल में जितना बुरा रहा, वैसा कभी भी स्वतंत्र भारत में नहीं रहा। तो अलग अलग देशों के साथ अगर आप जोड़ के देखें तो ये कमियां आपको हर तरफ नजर आएंगी। कई बार वो आक्रोश में कई निर्णय लेते हैं, और जो जो निर्णय उस रूप में वो ले लेते हैं, या फिर पॉलिटिकल माइलेज के लिए कई बार हेडलाइन चेंज करने के लिए भी कुछ वो निर्णय ले लेते हैं। उन निर्णयों से क्या होता है कि आप छोटे गोल तो आप पूरे करते हैं, लेकिन आपके बड़े गोल जो है वो प्रभावित हो जाते बहुत शुक्रिया जनाब राहुल लाल साहब आपका। और सामने हम गुफ्तगू कर रहे थे, भारत से राहुल लाल साहब हमारे साथ थे, जिनका कहना ये था कि वो ये नहीं समझते कि ये साइज फायर जो है बहुत अरसे तक चलेगा। और उनका ये भी ख्याल है कि भारत में अंदरूनी तौर पर जो हुक्मरान जमात है उसने कुछ लूज किया है, और अब अपोजिशन की बात भी सुनी जा रही है, और वो ये समझते हैं कि भारत ने दबाव में आकर इस सीज फायर को कबूल किया, क्योंकि बकौल उनके भारत को अपर हैंड हासिल था। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम।